Hi guys, myself Humayun Malik and today we are going to discuss T flip-flop. But before going to discuss T flip-flop, I would suggest you guys that you should visit my previous lectures of JK flip-flop and D flip-flop. I'm sure they will help you in our today's lecture. Okay, if you have already done, so let's continue. So basically, the T flip-flop is a single version of JK flip-flop. टी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप में मेन डिफरेंस ये होता है कि जे के फ्लिप फ्लॉप के केस के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं, एक जे और एक के, वे जे इज़ सेट एंड के इज़ रीसेट। लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप के केस के अंदर हमारे पास एक ही इनपुट होती है जो दोनों गेट्स को हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ भी उसकी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो इनपुट होती है डी, वो उसके बाद एक इन्वर्टर लगा होता है जो कि इन्वर्ट करके हमारे पास जो हमारी इनपुट होता है उसको इन्वर्ट करके हमारे सेकंड गेट को प्रोवाइड करता है। लेकिन टी फ्लिप फ्लॉप के केस के अंदर हमारे पास एक ही इनपुट दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों गेट्स को एक ही इनपुट मिलती है। सो ये था बेसिक डिफरेंस टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और जे के फ्लिप फ्लॉप के दरमियान। सो आइए डिस्कस करते हैं अपने ग्राफिक सिंबल को। ग्राफिक सिंबल के अंदर हमारे पास एक इनपुट है जिसको हमने नाम दिया है टी का, और एक क्लॉक पल्स है जिसको हमने डिनोट किया है विद एरो, और एट दी आउटपुट हमारे पास दो आउटपुट्स हैं, एक है क्यू और एक है क्यू बार, वेयर क्यू इज़ द नॉर्मल आउटपुट एंड क्यू बार इज़ द इन्वर्टेड आउटपुट। सो आइए अब डिस्कस करते हैं अपनी लॉजिक डायग्राम को और उसके बाद डिस्कस करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को। तो लॉजिक डायग्राम के अंदर हमारे पास दो गेट्स हैं, फर्स्ट और टू, जिनको एक ही इनपुट मिल रही है विद जो कि है टी। क्लॉक पल्स हमारी हमेशा से 1 होगी, क्योंकि अगर क्लॉक पल्स 0 हो तो हमें एट दी आउटपुट कुछ भी आउटपुट नहीं मिलती है। और उसके बाद हमारे पास एक लगी हुई है नैंड लैच, बेसिक नैंड लैच, जो कि आप देख सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो गेट्स लगे हुए हैं 3 और 4, और हमारे पास फीडबैक जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्यू बार से फर्स्ट गेट को, और क्यू जो प्रेजेंट स्टेट हमारी क्यू टी है उससे हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सेकंड गेट को। सो ये थी हमारी लॉजिक डायग्राम। आइए डिस्कस करते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हमने हमारे पास जो टी इनपुट है उसको 0 कंसिडर कर लिया है, और जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है जो कि क्यू टी है उसको हमने कंसिडर कर लिया है, वो भी 0 की इक्वल है। तो अगर हमारे पास हमारी जो इनपुट है वो टी है वो जो 0 है, और अगर हमारे पास क्लॉक पल्स जो कि हम हमेशा से 1 होती है, तो एज अ रिज़ल्ट हम कह सकते हैं कि हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर जो हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो तो हम कह सकते हैं कि उसके आउटपुट में हमें 1 मिलता है। सो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड गेट की आउटपुट हमें 1 मिलेगी, ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं। और जैसे हमें फर्स्ट और सेकंड गेट की आउटपुट 1 मिलेगी, तो इससे आगे प्रोसीड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा अपना फीडबैक। और जैसे कि इस केस के अंदर हमने अपनी प्रेजेंट स्टेट को q इज़ इक्वल टू 0 कंसिडर किया हुआ है, तो q इज़ इक्वल टू 0 और सेकंड गेट की आउटपुट बिहेव करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट, और हमें मिलेगा एट दी आउटपुट 1, क्योंकि हमें पता है कि अगर नैंड गेट के केस के अंदर हमारे पास एक भी इनपुट 0 हो जाए तो एज अ रिज़ल्ट हमें 1 मिलता है। सो अगर हमारे पास फोर्थ गेट की आउटपुट हमारे पास 1 है और फर्स्ट गेट की आउटपुट भी हमारे पास 1 है, तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगी 3, जो कि थर्ड गेट की आउटपुट होगी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हो जाएँ तो एट दी आउटपुट हमें मिलती है 0। सो यहाँ से हम ये क्लियरली देख सकते हैं अपने टेबल के अंदर कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट क्यू इज़ इक्वल टू 0 हो और हमारे पास जो टी इनपुट है वो भी इक्वल टू 0 हो, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है उसकी वो हमारे पास इक्वल टू 0 आती है। सो आइए डिस्कस करते हैं अपनी सेकंड केस को, जिसके अंदर हमारे पास हमने दोबारा से प्रेजेंट स्टेट को इक्वल टू 0 कंसिडर कर लिया है, लेकिन इस केस के अंदर हमने जो अपनी टी इनपुट है उसको 1 कंसिडर कर लिया है। अगर हमारी टी इनपुट 1 है और क्लॉक पल्स भी हमारी 1 है, तो इस केस के अंदर हमें देखना पड़ेगा अपना फीडबैक। अगर हमने कंसिडर किया है कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो इक्वल टू 0 है, तो जो क्यू बार है वो तो सिंपली इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जो हमारे पास क्यू बार है वो बिहेव करेगी एज अ फीडबैक ऑफ द फर्स्ट गेट, और जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो बिहेव करेगी एज द फीडबैक ऑफ द सेकंड गेट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट गेट की इनपुट्स हैं वो बन जाएंगी 1 1 एंड 1, वेयर 1 इज़ फॉर क्यू बार एंड 1 इज़ फॉर टी एंड 1 इज़ फॉर क्लॉक पल्स।
तो एज अ रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारी सारी इनपुट्स 1 हो जाएं तो एज अ रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिलता है। तो फर्स्ट गेट की आउटपुट हमारे पास इस केस के अंदर ज़ीरो आ जाएगी। आगे प्रोसीड करते हुए हमें देखेंगे कि हमारे पास जो सेकंड गेट की इनपुट्स हैं वो हो जाएंगी 1 1 0, वेयर 1 इज़ फॉर क्लॉक पल्स एंड अनदर 1 इज़ फॉर टी विच इज़ आवर इनपुट and the third 0 is for our present state which we have considered in this case equal to 0. सो हमें पता है कि अगर नैंड गेट के केस के अंदर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है 1। सो हमारे पास जो सेकंड गेट की आउटपुट है वो मिलेगी हमें 1। अब यहाँ से आगे प्रोसीड करते हुए हमें पता है कि अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 है तो हम उसको डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे पास उस गेट की आउटपुट 1 की इक्वल होगी। तो हम यहाँ से कहेंगे कि क्योंकि हमारी जो फर्स्ट गेट की आउटपुट है वो इक्वल टू 0 है तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो थर्ड गेट की आउटपुट है वो इक्वल टू 1 है। और जैसे ही थर्ड गेट की आउटपुट इक्वल टू 1 होगी तो थर्ड गेट की आउटपुट और सेकंड गेट की आउटपुट एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। सो यहाँ से हम ये कंक्लूड करेंगे कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट जो कि क्यू टी है वो इक्वल टू 0 हो और हमारी टी इनपुट इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट मिलती है वो इक्वल टू 1 होती है। आइए डिस्कस करते हैं अपने थर्ड केस को, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रेजेंट स्टेट है वो हमने इस केस के अंदर कंसिडर की है इक्वल टू 1 और हमारे पास जो टी इनपुट है उसको अगेन से हमने कंसिडर कर लिया है इक्वल टू 0। अगर हमारे पास टी इनपुट हमारी इक्वल टू 0 है और क्लॉक पल्स तो ऑलवेज मस्ट बी इक्वल टू 1 तो हमारे पास जो फर्स्ट गेट की आउटपुट होगी वो इक्वल हो जाएगी 1 के, क्योंकि नैंड गेट के केस के अंदर अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारे उस गेट की आउटपुट इक्वल टू 1 होगी। सिमिलरली हमारे जो सेकेंड गेट है उसकी भी आउटपुट इक्वल टू 1 हो जाएगी। यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी फीडबैक की, जो कि हमने कंसिडर किया हुआ है प्रेजेंट स्टेट इस केस के अंदर इक्वल टू 1। सो जो हमारे पास क्यू टी है और हमारे सेकंड गेट की आउटपुट है वो बिहेव करेंगी एज द इनपुट ऑफ द फोर्थ गेट और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0, क्योंकि इस केस के अंदर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 हैं और हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स 1 के इक्वल हों तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है 0। अब जब हमारे पास फोर्थ गेट की आउटपुट इक्वल टू 0 है और हमारे पास फर्स्ट गेट की आउटपुट इक्वल टू 1 है तो ये दोनों एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1। सो यहाँ से हम ये कंसिडर करेंगे कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट इक्वल टू 1 हो और जो हमारी टी इनपुट है वो इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट हमारे पास 1 आती है, जो कि आप टेबल के अंदर क्लियरली देख भी सकते हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ केस को, जो कि हमारा लास्ट केस है। उसके अंदर हमारे पास जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो भी हमने कंसिडर की है इक्वल टू 1 और जो हमारे पास टी इनपुट है उसको भी हमने कंसिडर कर लिया है इक्वल टू 1। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट गेट है उसकी इनपुट हमारे पास t इज़ इक्वल टू 1 है और क्लॉक पल्स भी इक्वल टू 1 है। यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए हमें दोबारा से देखना पड़ेगा फीडबैक, जो कि इस केस के अंदर हमने प्रेजेंट स्टेट को कंसिडर, जो कि हमारे पास क्यू टी है उसको हमने कंसिडर किया है इक्वल टू 1 और अगर क्यू टी इज़ इक्वल टू 1 है तो क्यू बार टी इज़ इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि क्यू बार इज़ सिंपली द कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यू टी। सो हमारे पास क्यू टी इस केस के अंदर इक्वल टू 1 है और क्यू बार टी इस केस के अंदर हमारे पास इक्वल टू 0 है। सो क्यू बार टी बिहेव करेगा एज द फीडबैक ऑफ द फर्स्ट गेट, जो कि इनपुट होगी उसकी फर्स्ट गेट की, और हमारे पास जो क्यू टी है वो बिहेव करेगा एज द फीडबैक ऑफ द सेकेंड गेट और ये उसकी इनपुट के तौर पर एक्ट करेगा। और यहाँ से आगे प्रोसीड करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट गेट है उसकी आउट इनपुट्स हैं हमारे पास 0 1 1, वेयर 1 इज़ फॉर क्यू बार एंड 1 इज़ 0 इज़ फॉर क्यू बार एंड 1 इज़ फॉर टी एंड क्लॉक पल्स के लिए हमारे पास वैल्यू 1 की इक्वल है। तो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 1, क्योंकि इस केस के अंदर हमें पता है कि नैंड गेट के केस के अंदर अगर हमारे पास एक भी इनपुट 0 की इक्वल हो जाए तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है 1। और सेकंड गेट के केस के अंदर हमारे पास इनपुट्स हैं 1 1 1, क्योंकि हमारे पास टी इनपुट भी 1 के इक्वल है, क्लॉक पल्स भी 1 के इक्वल है और जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है वो भी 1 के इक्वल है। सो जो हमारे सेकंड गेट है उसकी तीनों इनपुट्स 1 होंगी और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0। यहाँ से आगे प्रोसीड करते हुए हम कहेंगे कि चूँकि हमारी सेकंड गेट की आउटपुट इक्वल टू 0 है तो हमारे फोर्थ गेट की आउटपुट डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो 1 की इक्वल होगी।
और जैसे ही हमारे फोर्थ गेट की आउटपुट इक्वल टू 1 होगी और फर्स्ट गेट की आउटपुट भी इक्वल टू 1 है, तो ये दोनों एक्ट करेंगी एज द इनपुट ऑफ द थर्ड गेट और एज अ रिज़ल्ट हमें मिलेगा 0, क्योंकि नैंड गेट के केस के अंदर अगर दोनों इनपुट्स 1 हो जाएं तो एज अ रिज़ल्ट हमें मिलता है 0। सो यहाँ से हम ये कंसिडर करेंगे और कंक्लूड ये करेंगे कि अगर हमारे पास प्रेजेंट स्टेट इक्वल टू 1 हो और इनपुट भी इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो इक्वल टू 0 आती है। सो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल और लॉजिक डायग्राम। सो यहाँ से आगे हमें पता है कि हमने जैसे अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये डिस्कस करते हैं कि इससे अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें लिखनी होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके लिए हमें ड्रा करना होता है के मैप। इस केस के अंदर हमारे पास 4 ब्लॉक्स का के मैप बनेगा, जिसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे Q और T। और हम ये क्लियरली देख सकते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को देख कर के हमारे पास जो 1 है वो आ रहे हैं, एक हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आ रहा है और एक हमारे पास सेकंड ब्लॉक के अंदर आ रहा है। सो इस केस के अंदर हमारे पास 2 ग्रुप बनेंगे, एक बनेगा फर्स्ट ब्लॉक का, एक बनेगा सेकंड ब्लॉक का। और यहाँ से आगे हम इसको क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी वो बनेगी QT बार प्लस Q बार T। होप ये आपको क्लियर होगा। तो मिलते हैं अपने किसी नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।